Osteoporosis itself suggests कि loss of calcium in your bones or in your body. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश मोदी और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में। ग्रेजुअली डिक्रीज स्टार्ट होता है, ये कौन सी एज से स्टार्ट हो जाता है? नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि अप टू द एज ऑफ 35 या तो मैक्स टू मैक्स 40 गिनो। नोटिस में नहीं आता है फिर ये? इनिशियली नोटिस में आता ही नहीं है। आप 10 साल के पीरियड में देखो तो पता चलेगा कि आप मेरी हाइट 1 इंच कम हो गई है। दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि बहुत लोग आजकल इंटरनेट से पढ़ के भी इन्फॉर्मेशन लेके एंड खुद कि चलो मैं विटामिन डी का कोर्स कर लेता हूँ। संस्कृत कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपको ज्यादा नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। कैल्शियम के लिए व्हाट शुड अ पर्सन? कैल्शियम नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम साइट्रेट, दो अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं। कोई कोरल कैल्शियम भी आता है, तो 3-4 प्रकार के कैल्शियम फॉर्मुलेशंस हैं। वॉट एवर इज सूटेड टू योर बॉडी, टेक 1 tablet a day, that is enough. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी आर विद जाइडस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश मोदी और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ वेरी डेडली डिसीज़ जो साइलेंट थीफ भी मानी जाती है और ऑलमोस्ट हर इंसान, हर विमेन एंड मेन एक सर्टेन एज के बाद इस डिसीज़ का शिकार हो सकता है। तो प्लीज़ पूरा एपिसोड देखिए एंड प्लीज़ मेक श्योर आप जितने प्रिवेंटिव केयर ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए टू प्रिवेंट दिस डेडली डिसीज़। Namaste, sir. Welcome to Healthy Hour with Zydus. And super excited to have this conversation with you because जब मैं ये रिसर्च करी थी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में, तो अगेन मतलब इट टेक्स अ टोल ऑन माई माइंड कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है डिसीजेस के बारे में लोगों के लिए एंड कैसे वो होती है ना स्पेसिफिकली दीज काइंड ऑफ डिसीजेस तो एकदम खाती जा रही है अंदर ही अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बहुत कुछ जानना है मुझे इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हेल्दी आर विद जाइडस। Thank you very much. Yeah. And it's definitely a big disease. Hmm. Actually, India is developing nation, and we have a lot of people who are becoming aged now. So osteoporosis is going to be increased, and it will be a worldwide disease. It is known as a silent thief, and that's why we need to give proper weightage to osteoporosis, Okay. as it can increase the load of burden or medical burden to a quite great extent. ओके, तो मैं एक बार शुरुआत से शुरू करती हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, पहले इस नाम का मतलब क्या है और ये डिसीज क्या है? Osteoporosis, it is a very common terminology. Osteoporosis में ऐसा है कि the osteoporosis itself suggests कि loss of calcium in your bones or in your body. Ideally, it is bone. If it is related with the bone, that is known as osteoporosis. Means whatever bony structure you have in your body, it becomes porotic. Means it has lot of holes inside. बोन्स के अंदर? यस, बोन्स के अंदर। बोन नॉर्मली जब यंग एज होती है उस टाइम पे बोन आर बिकमिंग वेरी हार्ड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर्सन्स एज इज इंक्रीजिंग, तो वो जो बोन होती है उसके अंदर छेद बढ़ते हैं, और बोन की मतलब कैल्शियम की जो मात्रा होती है, कैल्शियम का लेवल वो कम होता है, तो वो होल्स धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि बोन एक तो खोखले होते जाते हैं या बोन का वेट कम होता है, बिकॉज कैल्शियम का लॉस होता है। तो दैट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। इन कॉमन टर्मिनोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स द कैल्शियम का जो लेवल है दैट शुड डिक्रीज फ्रॉम द बोन, दैट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, तो ये जो ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज स्टार्ट होता है, ये कौन सी एज से स्टार्ट हो जाता है होना? नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि अप टू द एज ऑफ 35 या तो मैक्स टू मैक्स 40 गिनो, तब तक कैल्शियम का लेवल बोन में बढ़ता जाता है, और उसके बाद ग्रेजुअली वो स्टेडी होता है और उसके बाद कम होता है। अच्छा, होना ही स्टार्ट हाँ, होता होना है। ही है। तो जनरली फीमेल जो होती है दे आर द अफेक्टेड मोस्ट, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस जो लेडीज में आते हैं, तो मेनोपॉज के बाद इस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है, एंड दैट इज अ मेन कॉज के फीमेल में एट द एज ऑफ 50 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और मेल होते हैं तो उनके अंदर अप टू 65 या 70 तक होता है। तो फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल शुरू होना 15 साल अर्ली होता है। बट सबको होगा ही? सबको होता है, सबको होता ही है? होता ही। ओके, तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि बोन्स में सिंपल टर्म्स में आपने बोला कि छेद हो जाते हैं,
तो व्हाट हैपेंस देन, मतलब अब क्या होता है उस उससे बॉडी पे अंदर क्या होता है और क्या फर्क पड़ता है फिर? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होना होता है, तब आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि वाक़ई में मुझे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है। क्योंकि जो भी कैल्शियम का लेवल बोन्स में है, वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे डाउन होता जाता है। और हमारे बॉडी की रचना कैसी है कि कैल्शियम तो ब्लड में होता है, मसल्स में होता है और बोन्स में होता है। यदि आपके पास ज़्यादा कैल्शियम है, तो आप खाना खाओगे या किसी में वो अल्टीमेटली ब्लड में जाता है। ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, तो वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होता है बोन्स में। सो बोन इज़ बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो वो बोन्स में जाता है। अब जैसे एज बढ़ती है, तो अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम कम होता है, तो वो कहाँ से लेगा? तो वो बोन से खींचेगा। तो जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होना होता है या मेनोपॉज़ल एज में या कोई हार्मोनल चेंजेस से होता है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल शुड रिमेन नॉर्मल। क्योंकि यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल नहीं रहता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मरीज को ब्लड कैल्शियम लेवल कम या ज़्यादा होता है, तो उससे कन्वर्जन या दूसरी कोई बीमारी, हार्ट की बीमारी, वो सब हो सकती है। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि बोन्स के अंदर से कैल्शियम लेकर वो ब्लड में ट्रांसफर करता है। इसीलिए अब आप जब ब्लड का लेवल करवाओगे तो वो नॉर्मल ही रहने वाला है, और वो नॉर्मल रहेगा तो आपको प्रैक्टिकली कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बोन्स के अंदर से धीरे 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 निकलता जाएगा। सो दैट्स वाई ऑस्टियोपोरोसिस इज नोन एज साइलेंट थीफ। वो अंदर से कैल्शियम निकालता है। तो इनिशियल समझ में नहीं आता है, और हर हर दिन ये निकलता रहता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट कुछ लेवल से बढ़ जाता है। उसके बाद ओवरऑल बॉडी में पेन होना शुरू होता है। धीरे-धीरे जो पर्सन की हाइट होती है, तो आज 45 साल की एज पे आपकी हाइट है मे बी 5'5", तो 60-62 की एज पे आपकी हाइट हो जाएगी 5'4". तो धीरे-धीरे कैल्शियम होना निकलना शुरू होता है, तो ओवरऑल हाइट खत्म होना शुरू होती है। जो पर्सन स्ट्रेट होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे करके ऐसे बेंड होना शुरू होता है। क्योंकि बोन्स जो है, बोन्स करता क्या है? बोन्स आपके शरीर को स्ट्रेट रखता है, एंड दैट स्ट्रेंथ विल कम फ्रॉम दैट कैल्शियम इन द बोन। तो जैसे-जैसे कैल्शियम कम होता जाएगा, तो बोन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो आप जितना खड़े रहोगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोन्स की स्ट्रेंथ खत्म होना शुरू होगी, तो हड्डी की हाइट कम होगी। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि हड्डी में छेद होते हैं, तो छेद बढ़ते हैं। तो छेद बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हड्डी बैठना शुरू करती है। तो एक डिफ़ॉर्मिटी बोलते हैं जिसको काइफोसिस, मतलब खूंद बोलते हैं। जैसे खूंद होना शुरू होती है, तो उसकी वजह से भी हाइट कम होना शुरू होती है। तो ये सारे डिसीज़ेज़ हैं। पर ये भी नोटिस में नहीं आता है फिर ये चीज़? इनिशियली नोटिस में आता ही नहीं है। आप 10 साल के पीरियड में देखो तो पता चलेगा कि आप मेरी हाइट 1 इंच कम हो गई है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। चलने के टाइम पे छोटा ट्रॉमा होता है, आप ऐसा स्लिप हो गए, तो हड्डी में फ्रैक्चर होता है। हिप में होता है, हाथ में होता है, पीछे कमर की हड्डी में होता है। सो दोज़ आर माइनर माइनर फ्रैक्चर्स। तो ज़रा से फॉल से भी लाइक कहीं टकराए उससे भी हो सकता है, इतना हो जाता है? यदि एडवांस स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन, एंड ओवरऑल बॉडी पेन, डिक्रीज्ड हाइट, इंक्रीज्ड डिफॉर्मिटी, ये सारे धीरे-धीरे करके निशानियाँ हैं, वो सारी अपने को पता चलती है। तो पर ये कौन-सी स्टेज पे ये निशानियाँ आनी स्टार्ट होती है सर? ये अप टू, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जब शुरू होता है और वो 10 साल तक प्रोग्रेसिव रहता है, तो प्रोबेबली आपको पता चलता है कि ये अभी शुरू हो गया है। 10 साल के बाद? रफली इट विल टेक अराउंड 10 इयर्स। और उसको क्या स्टेज बोलते हैं? जैसे हमारे हर चीज़ में स्टेज वो बोलते हैं। एक्चुअली मेजरमेंट से होता है हाँ। कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जो मेजर करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस यदि नहीं होता है तो नॉर्मल बोलते हैं। हुँ। ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है, मतलब हड्डी में से कैल्शियम लॉस शुरू होना होता है, तो उसको ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। मतलब जैसे हीमोग्लोबिन कम होता है, हुँ। और हीमोग्लोबिन आपका कम होता है, 10 के लेवल के नीचे से जाता है, तो उसको एनीमिया बोलते हैं। हुँ। तो इसमें ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, क्योंकि वो हड्डी में कैल्शियम कम है। और जब मतलब इट्स लाइक अ लोअर हाँ, स्टेज, लोअर ऐसा स्टेज, बोल सकते हैं। और वो एडवांस बढ़ता है कि अभी इससे नीचे तो चल ही नहीं सकता है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो
मतलब आपके मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक सर्टेन जैसे आपने बोला कि 50 अबव फॉर वुमेन और 7 प्रॉब्ली 65 अबव 65 अबव उसमें एटलीस्ट लोगों को ऑस्टियोपीनिया तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। होगा ही होगा। हाँ, ओके। लेकिन सिम्पटम्स जब आना शुरू होते हैं दैट तो इज़ एन एडवांस तब ऑस्टियोपोरोसिस, तब ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके। तो उसके लिए जो लेवल है, जैसे 40 इयर्स की एज में मेरा है, या तो यूएस सिटीज़न है जो कॉकेशियन है जिनका बोन स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो उनके कंपेयर में बोन का टोटल डेंसिटी लेते हैं, जिसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं या तो बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी बोलते हैं। तो उसमें दे विल मेजर कि भाई ये एज में एज मैच वाले पर्सन में ये एज में उनका बोन डेंसिटी इतना है, इतनी एज में इतना है। तो वो बोन डेंसिटी मेजर करते हैं। यदि नॉर्मल है तो उसको 1 स्कोर देते हैं, मतलब 0 में जाता है। यदि ये कंपेयर टू दैट पर्सन मेरा बोन डेंसिटी -1.5 तक होता है, तो -1.5 तक इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। -1.5 से -2.5 होता है तो उसको ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का शुरुआत हो गया है, यू हैव टू टेक केयर एट दैट स्टेज। -2.5 से ज्यादा जाता है, -2.5 -3, तो उसको एस्टेब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और -3.5 होता है, दैट इज नोन एज वेरी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स उसमें आपको कुछ छींक भी आई तो आपको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। हैवी जब ज़्यादा सर्दी होती है और 3-4 बार छींक खाते हैं और ज़ोर से खाते हैं, तो उसमें भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है। तो दैट इज़ एन एडवांस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो वो बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन करके आता है, क्यूसीटी स्कैन आता है, ऐसे 3-4 टेस्ट है। तो उससे अपने हमको पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का कौन-सा लेवल है। तो ये टेस्ट जो आपने बताया सर ये कब से हमें कराने एज अ प्रिकॉशन चाहिए? Ideally in female after the age of 50 and in male after the age of 60 या 65. I think you have to repeat this test yearly once. ईयरली वंस। ये एक बार करते हैं तो then you will be able to know. और ये टेस्ट होते कैसे हैं? लाइक इट्स अ ब्लड टेस्ट और समथिंग? No, it is a radiological test. तो that is a job of maybe 10-15 minutes, स्कैन nothing more. होता है स्कैन थोड़ा है सा। बस। ओके। तो उससे स्कैन से पता चलता है, जैसे डेक्सा स्कैन करते हैं तो उसमें हमारे लंबर की रीढ़ की जो हड्डी है L1 से लेके L4 तक, जो मैक्सिमम लोड सहन करती है हमारे चलने के टाइम पे, तो उसका स्कैन करते हैं। हिप्स में लेफ्ट एंड राइट हिप्स का स्कैन करते हैं, एंड रिस्ट में लेफ्ट रिस्ट विच इज़ नॉन यूजेबल। राइट हैंडेड पर्सन के लिए तो राइट रिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन लेफ्ट इज़ इम्पोर्टेंट वेयर योर बोन लेवल मैटर्स। तो वो सबका स्कैन इकट्ठा करके मिला के टोटल एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसको टी वैल्यू बोलते हैं। टी वैल्यू विल बी कंपेरेबल विद द नॉर्मल बोन स्ट्रेंथ पर्सन। उसके साथ कंपेयर करके हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वेदर इट इज़ -1.5 है, मतलब नॉर्मल लेवल में है, वो -2.5 तक जा रहा है, या -2.5 से ज़्यादा जा रहा है। उस हिसाब से ग्रेडिंग देते हैं कि ये बोन मिनरल डेंसिटी ऐसा है। मतलब वो दिखाता है कि कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन आपके बोन के अंदर पोरोसिटी कितनी है, आपका बोन कितना गैप है जो। पोरस हुआ है। पोरस मतलब वही जो हाँ, गैप वो आप बोल छेद रहे कितने हुए बोन में। छेद ज़्यादा है तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है, छेद कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस कम है, मतलब वो नॉर्मल की साइड पे जाता है, और उसके हिसाब से हम ऑस्टियोपोरोसिस का डिग्री देते हैं। तो सर मैं आपसे ही पूछूंगी इसमें फिर कि जो आपने ये चीज़ें बताई कि ये होता ही है बट कुछ तो रिस्क फैक्टर्स होते होंगे कि इन लोगों को ज़्यादा चांसेस है होने के या कौन रिस्क पे है कुछ ज़्यादा रिस्क पे है ऐसी कुछ चीज़ें तो होती होंगी। डेफ़िनिटली है। हाँ। जैसे लाइफ़स्टाइल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ़स्टाइल। मैं हॉस्पिटल में बैठा रहता हूँ, एसी में परसिस्टेंट बैठा रहता हूँ, सवेरे 6 बजे काम करता हूँ, रात को 10 बजे निकलता हूँ, तो प्रोबेबली अब बैठा रहता हूँ, आई डोंट हैव एनी एक्सपोज़र टू सनलाइट, ठीक है? द पर्सन हू डज़ नॉट हैव एनी एक्सपोज़र टू सनलाइट, दे आर हैविंग रिस्क फैक्टर टू गेट ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि जो हमारे स्किन का जो साइकिल है, कैल्शियम बनता कैसे है? कैल्शियम फॉर्मेशन की प्रोसेस विटामिन डी से है। विटामिन डी आपको मिलता है सनलाइट, दैट इज ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। अर्ली मॉर्निंग मतलब सवेरे 9 से 11 बजे तक का जो हमारे इंडियन सिनारियो में जो आफ्टर द है। सनराइज। हाँ, आफ्टर द सनराइज। तो चमड़ी में से वो सन रेज से बन के विटामिन डी बनता है, एंड दैट हेल्प्स अस इन फॉर्मिंग कैल्शियम इन आवर बॉडी।
इफ़ यू आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैल्शियम आपका लॉस होना ही होना है. पर्सन हु इज हैविंग हाई ओबेसिटी, राइट, कोई पर्सन है कि परसिस्टेंटली उनको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जैसे कन्वर्जन की लेनी पड़ती है, या तो कोई दवाई साइकेट्रिक की मेडिसिन लेते हैं, ब्लड थिनर्स लेते हैं, ऐसी कोई मेडिसिन है, स्पेसिफिक मेडिसिन, तो इसमें कैल्शियम लॉस ज़्यादा होता है. तो दे आर ऑल एक्सपोज टू हैव ऑस्टियोपोरोसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पर्सन हु इज हैविंग सम किडनी डिसीज, लीवर डिसीज, सिरोसिस ऑफ लीवर, फैटी लीवर है, ऐसे सब पर्सन्स में हमारे नॉर्मल बॉडी में जो कैल्शियम बनता है, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका जो एब्जॉर्प्शन होना होता है, वो सब कम रहता है. तो अल्टीमेटली दोज एक्स्ट्रा कैल्शियम विल बी एक्सक्रीटेड और रिमूव हो जाएगा, तो वो बोन में स्टोर नहीं होगा. तो ये सारे डिसीजेज है. कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है कि फैमिली में ही बोन वीक होता है, किसी को मेडिकल जेनेटिक डिसीज होता है, राइट, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, या दूसरा कोई डिसीज होता है. डिसीजेस थोड़े नाम याद रखना टफ है, लेकिन स्पेसिफिक कोई डिसीज होते हैं. रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, ऐसे सारे डिसीजेस होते हैं. तो उन लोगों में कैल्शियम लॉस का फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है. इंडियन सिनारियो, इंडियन जीन्स ऐसे है कंपेयर टू द अमेरिकन कॉकेशियन. हाँ, आई वांटेड टू तो आस्क. उसमें भी ऐसा है कि आपको कैल्शियम लॉस होना है, ऑस्टियोपोरोसिस, यू आर मोर प्रोन टू डेवलप Indians are ऑस्टियोपोरोसिस. more prone इंडियंस आर मोर प्रोन because टू of the डेवलप skin and everything. skin, everything, not the skin, but genetics. Your genes are made of such thing कि भाई आपको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा लगना है. So these are the risk factors where you will get more. So if we are sitting in India and we are discussing about ourselves, yeah, we are prone to develop osteoporosis. So we have to take extra care. And what about sir, जिनका हाई बीपी और डायबिटीज रहता है उनको? Yes, high BP, diabetes, those are associated with specific medications. Those medications and obesity both are associated with developing osteoporosis. Both are. That's possible, yes. बट ये क्योंकि एक जो आपने जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, मैंने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो जिनको आर्थराइटिस होता है, स्पेसिफिकली जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनका भी. ये डिसीज है, राइट. रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाँ. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नेचुरली जो आपके बोन की स्ट्रेंथ है वो कम ही रहने वाली है, एंड जो कैल्शियम फॉर्मेशन है वो रिलेटिवली लेस रहता है. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज. वो करता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे बनते हैं, आपके बोन्स के अगेंस्ट में काम करते हैं. दे विल ट्राई टू ईट अप योर बोन्स, राइट. सो जो ऑस्टियोब्लास्ट जो है और ऑस्टियोक्लास्ट है, तो ऑस्टियोब्लास्ट मीन्स दे विल फॉर्म न्यू बोन. ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स आपका जो बोन का यूटिलाइजेशन हो गया है उसको निकाल के बाहर फेंकता है. तो ये डिसीज में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम होती है. मतलब बोन लॉस होना, उसकी स्पीड बढ़ती है, और जो न्यू बोन बनना है उसकी स्पीड कम होती है. तो दोनों की इफेक्ट आती है. तो उसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दूसरे ऐसे काफ़ी आर्थराइटिस है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है. तो अगर एक बार मैं सिम्टम्स वापस अगर आपसे बात करूँ, तो सिम्टम्स में आपने बोला एक तो कि हाइट छोटी हो जाती है जनरली, और हंच होने लगता है, और बॉडी फुल बॉडी पेन, दीज आर द मेजर सिम्टम्स. जनरल सिम्टम्स होते हैं, दीज हाँ. आर द जनरल एंड जनरल सिम्टम्स. वीकनेस, बॉडी पेन होता है, अच्छा. राइट. ओके. और ये सारे के बाद माइनर ट्रोमा से फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, बट इसमें मैंने सर ये भी पढ़ा कि हिप फ्रैक्चर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा चांसेस है. बहुत ज़्यादा व्हाई चांस है. व्हाई हिप? अ, पूरे बॉडी का जो लोड है दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द हिप, राइट. सो हिप विल गेट आर गोइंग टू गेट वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड हिप का जो स्ट्रक्चर है वो आगे बॉल जैसा है और पीछे एक नेक जैसा है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर होता है एज एन ऑब्लिक शेप. आपका बॉडी वेट वर्टिकल पड़ रहा है, तो हिप जो नेक फीमर है उसके ऊपर नॉर्मली शियर फोर्सेस ऑलरेडी ज़्यादा ही है कि उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर की वजह से उसमें माइनर ट्रॉमा भी होता है, तो दैट शियर फोर्स विल टर्न इनटू द फ्रैक्चर. तो पर सर फिर इसमें ऐसे क्यों नहीं कर सकते? आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब आफ्टर 30-35 यू मेंशन्ड कि कम होने लगता है, तो तभी से एक इंसान जो अवेयर है एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम सनलाइट, जैसे आपने बोला सप्लीमेंट्स लें तो उससे प्रोबेबली इन फ्यूचर इट विल हेल्प.
it will help in the initial phase, but sometimes you have to remember कि excessive calcium और vitamin D आप लेंगे at the age of 35 आप लेते हैं, तो it will be excreted by kidney, बराबर। तो जो नॉर्मल है उसको नेचुरल कैसे बिल्टअप किया जाता है, तो यू गो डेली टेक हाफ एन आवर राउंड इन सनलाइट, 9 डू to सम 11 में। नॉर्मल जॉगिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी हैबिट रखिए, आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रखिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो सब डिसीज़ है उसको कंट्रोल में रखिए, ताकि आपको उसके लिए कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा या ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। दोज आर द योर डेली केयर इज मस्ट। और उसके बाद रूटीनली आफ्टर द एज ऑफ 40-45, वंस द फीमेल स्टार्ट्स इनटू द मेनोपोजल एज, स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम डेली। जो 250 माइक्रोग्राम या 500 माइक्रोग्राम डेली डोज आता है कैल्शियम अलोंग विद विटामिन D3, वो एक टैबलेट डेली इनफ है। ओके। बट इसमें सर फिर लाइक यू मेंशन बिकॉज कोई भी मेडिसिन एक्स्ट्रा लेते हैं तो अगर सपोज किसी को जैसे आपने हाँ, बताया किडनी ओवरडोज इशू है। ओवरडोज नहीं कर सकते हैं। हाँ। जैसे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी कम है, आपका विटामिन डी का लेवल लेस देन 20 आ रहा है, तो देर इज स्पेसिफिक प्रिकॉशन कि भाई विटामिन D3 की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की कैप्सूल, टैबलेट या सिरप आता है या सैचे आता है, तो उसको फॉर 10 वीक्स लीजिए। उसमें नॉर्मल डोज आपका बॉडी का हो जाता है। देन यू हैव टू स्विच ओवर टू डेली डोज लाइक 500 माइक्रोग्राम पर डे। अभी वही 60,000 यूनिट आप कंटिन्यूअस 6-6 महीने लेते हैं, देन इट विल कॉज ओवरडोज, so that will ultimately cause hypervitaminosis that will affect in different parts of the body, so you have to maintain that balance. दिस इज आई मीन वही है हर चीज एक तो क्योंकि बहुत लोग आजकल इंटरनेट से पढ़ के भी इन्फॉर्मेशन लेके एंड खुद कि चलो मैं विटामिन डी का कोर्स कर लेता हूँ कैल्शियम कोर्स कर लेता हूँ दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस स्पेसिफिकली तो तो वो संस्कृत संस्कृत कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपको ज्यादा नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, बैलेंस राइट। मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर मैं ओके अब किसी ने सपोज़ टेस्ट कराए प्रिवेंटिव टेस्ट कराए तो 2 चीज़ पूछनी है। फर्स्ट चीज़ आपने बोला था कि जो ब्लड शुगर का टेस्ट होता है अब सपोज़ उसमें कैल्शियम कम आया है, बट वो चीज़ हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं दिखाएगी, राइट? राइट। वो चीज़ हमें सिर्फ ब्लड के लेवल का दिखाएगी कैल्शियम कम है, उससे बोन्स में कैल्शियम कितना है वो कुछ नहीं आता है। उसके लिए हमें बीएमडी टेस्ट कराना है, बोन डेंसिटी टेस्ट। तो अब हमने एक टेस्ट कराया और उस टेस्ट से पर्टिकुलर जो आपने टी फैक्टर्स बताए वो आए हैं। उसके बाद देन व्हाट्स द एज़ इन द ट्रीटमेंट एंड हाउ इट इसमें वर्क्स? इसमें जानना जरूरी है कि बोन डेंसिटी में आपका ऑस्टियोपोरोसिस आया, हुँ, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस दो किस्म के होते हैं। एक तो जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के लिए, वो नॉर्मल प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है, कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से या हड्डी कमज़ोर होने की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस आता है उसके लिए। लेकिन कुछ कुछ है ऐसे होते हैं कि सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मुझे थायराइड का डिसीज़ है या पैराथायराइड का डिसीज़ है या ब्रेन का पिट्यूटरी का डिसीज़ है, वो सारे डिसीज़ ऐसे हैं कि जिसमें नेचुरली आपका कैल्शियम ज़्यादा बनता है या किसी में कैल्शियम लॉस होता है। उसकी वजह से भी कैल्शियम बोन्स में कम होता है, उसको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। किसी को किडनी डिसीज़ है, उसमें सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो पहले तो आप डेक्सा स्कैन, ब्लड रिपोर्ट्स, उससे आपको पता चलता है कि वेदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस या सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। Primary is natural osteoporosis, right? Secondary is pathological because of some disease. If there is disease, then person has to meet endocrinologist or respective specialty and then treat that disease. Once that disease is treated, osteoporosis will be corrected. But जो नॉर्मल जो 80-90% केसेस में जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो प्राइमरी है, जो हमें डेक्सा स्कैन या क्यूसिटी स्कैन से पता चलता है। वो पता चलने के बाद वी हैव टू आइडेंटिफाई द सीवियरिटी ऑफ लेवल। इफ इट इज -1.5 या उससे कम, मतलब 0 से -1.5 है, तो इट इज रफली नॉर्मल बोन कैल्शियम लेवल। सो बेसिकली उसमें वी डोंट नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। यू हैव टू डू योगा, जॉगिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर, मेंटेन हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल। दैट इज नॉर्मल ट्रीटमेंट, राइट।
But if someone is having minus 1.5 to minus 2.5, that is osteopenia. मतलब you can identify these persons are more exposed to develop osteoporosis and related complications later on. So in that you have to go for preventive. So prevention is better than cure. So in those cases you have to take daily calcium, daily vitamin D3 tablets, and whatever you are maintaining in first stage, that is your balanced healthy lifestyle. So this is the only medication which needs to be taken. इसमें बस एक कंफर्म कर रही हूँ, विटामिन डी आपने बताया, कैल्शियम के लिए जैसे 60 के आपने विटामिन डी बताया, कैल्शियम के लिए व्हाट शुड अ पर्सन टेक? कैल्शियम नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम साइट्रेट, दो अलग अलग फॉर्मुलेशंस है। कोई कोरल कैल्शियम भी आता है। तो तीन चार प्रकार के कैल्शियम फॉर्मुलेशंस है। वॉट एवर इज सूटेड टू योर बॉडी, टेक वन टैबलेट अ डे, दैट इज इनफ। मेनोपोजल लेडी है तो दे हैव टू मीट देयर गायनेकोलॉजिस्ट। इफ हार्मोनल थेरापी प्लेज अ रोल, उनको इस्ट्रोजन की या ऐसी कोई स्पेसिफिक टैबलेट आती है, तो दैट कैन बी टेकन, दैट विल मेंटेन देयर कैल्शियम लेवल बाय हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी। यदि ये लेवल से ऊपर जाते हैं, -2.5, -3, -3.5 जाते हैं, तो ऐसे केसेस में बोन मॉडिफायर, कैल्शियम मॉडिफायर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें इंजेक्शंस हैं। इनिशियली जोलेंड्रोनिक एसिड के इंजेक्शंस आते हैं, स्पेसिफिक इबांड्रोनिक एसिड या एलेंड्रोनिक एसिड, ऐसे टैबलेट्स आती है कि जो भूखे पेट लेनी होती है, वीकली वंस, मंथली वंस। वो सारी टैबलेट ऐड होती है प्रीवियस ट्रीटमेंट में, जैसे कैल्शियम, विटामिन D3। वो जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो तो कंटिन्यू ही रखनी है, डेली लाइफस्टाइल, हेल्दी बैलेंस, हेल्दी फूड, वो सब मेंटेन रखना है। प्लस ये अभी ऐड होता जाता है, जैसे सीवियरिटी बढ़ती है टैबलेट्स और मेडिसिन्स, मेडिकल थेरापी विल ऐड ऑन। तो ये मेडिकल थेरापी ऐड ऑन होती है। इसमें भी -3 पे जाते हैं, -3 होता है तो इंजेक्टेबल आता है जिसमें टेरीपेरेटाइड आते हैं। द टेरीपेरेटाइड इंजेक्शंस है वो सबक्यूटेनियसली डेली लेने होते हैं, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। सो उससे क्या होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलेशन मिलता है। 2000 पैराथायरॉयड हार्मोन। सो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्चुअली ब्रेन में सीक्रेट होते हैं। वहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन्स पैराथायरॉयड ग्लैंड में आते हैं, और दोज हार्मोन्स विल स्टिमुलेट our blood cells to form more and more calcium, and that will be deposited in the bone. तो उसको वो फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। दूसरे मेडिसिन आते हैं कि जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब जो बोन लॉस करते हैं, वो सेल्स को इनहिबिट करते हैं, मतलब बोन लॉस होना बंद होता है। तो वो मेडिसिन को बोलते हैं डेनोसोमेब। तो teriparatide and denosumab both can be taken simultaneously, or you can start with teriparatide, take it for 2 years, you make your bone mass at a good quality, and then you maintain with denosumab. That injection has to be taken subcutaneously once in 6 months, and that has to be taken for at least 10 years. तो 10+2 12 साल का एक टाइम पीरियड मिलता है, अलॉन्ग विथ अदर कैल्शियम मेडिसिन्स। तो उससे आपका बोन मास मेंटेन रहता है। अभी 10 साल के डेटा डिनोसुमैब के हैं, तो हमें पता नहीं है कि आगे वाले आने वाले दिनों में और पब्लिश होंगे। उसके आगे नए-नए मेडिसिन्स आते हैं, जैसे रोसुज़ुमैब करके आता है। तो वो सारे मेडिसिन्स हैं कि दैट कैन बी टेकन वन्स इन अ ईयर, वन्स इन 6 मंथ्स, वन्स इन मंथ, द डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में है। तो वो बोन मास लाइफ लॉन्ग आपका मेंटेन रखते हैं। तो ये सारे मेडिसिन्स हैं। यदि -3.5 होता है, किसी को स्पाइन का फ्रैक्चर होता है, वो फ्रैक्चर मतलब अनबेरेबल पेन करता है, तो देन द पर्सन हैज़ टू गो टू सर्जन लाइक अस। उसमें वर्टिब्रोप्लास्टी प्रोसीजर है, किसी को सर्जिकल विथ हंचबैक है उसको करेक्शन का प्रोसीजर है, वो सारे प्रोसीजर आते हैं। तो जैसे-जैसे आपका ऑस्टियोपोरोसिस लेवल एंड आपकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती है, तो यू विल gradually your treatment will start from normal healthy balance to normal calcium to injections to vertebroplasty procedure to full fledged surgery। ये सारा बढ़ता जाता है, और जैसे सीवियरिटी का ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ता है तो पीछे वाले ट्रीटमेंट को भूलना नहीं है, पीछे वाला ट्रीटमेंट चालू ही रखना है, तो उसमें एड ऑन होता जाता है। ओके,
तो टिल फ्रैक्चर फ्रैक्चर से पहले तक ये सारे लेवल मेडिसिन और इंजेक्शन से यस, हो सकते हैं, बट फिर ये एक बार सपोज जैसे आपने बोला 6 मंथ्स या 2 इयर्स के लिए लेना है, तो उसके बाद इट्स ओके या फिर इट्स लाइक अ लाइफ देन यू हैव लॉन्ग? टू मेंटेन, like at the age of 35-40 you have whatever bone mass you have gained with your hormones and growth, that you have to maintain, that is your responsibility. So जैसे 2 साल का टेरीपेरेटाइड का इंजेक्शन लिया या डिनोसुमेब का 10 साल लिया, वॉट एवर यू हैव मेंटेन्ड, आपको मेंटेन रखना है। वो मेंटेन कैसे रहेगा? आप डेली कैल्शियम विटामिन D3 लोगे, डेली योगा फिजियोथेरापी या फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, डेली मॉर्निंग सनलाइट में चलोगे, हेल्दी फूड लोगे, ये सारी एक्टिविटीज से आपका मेंटेन रहेगा। सो वो पीछे की ट्रीटमेंट यदि भूल गए तो आगे की ट्रीटमेंट विल बी ऑफ नो यूज। और अगर जो फ्रैक्चर हो जाता है तो वो ट्रीटेबल है? फ्रैक्चर ट्रीटेबल है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। यदि इट इज जस्ट फॉर पेन, देन वर्टिब्रोप्लास्टी विच इज लाइक आप स्पाइन के अंदर छोटी सी नीडल डाल के वहाँ सीमेंट इंजेक्शन कर सकते हैं, सो दैट बोन विल बिकम स्ट्रॉन्ग। So once that bone is strong, your pain will go away. But osteoporosis is a silent thief. It will not go away. For that, टेरिपेरेटाइड इंजेक्शंस है, डिनोसुमेब इंजेक्शंस है या विटामिन D3 कैल्शियम है, वो कंटिन्यू रखना है ताकि आने वाले दिनों में दूसरे कोई जगह पे फ्रैक्चर नहीं हो। किसी को मल्टीपल लेवल फ्रैक्चर होते हैं, नर्व्स को या स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करते हैं, पैरों में वीकनेस आती है या चलना मुश्किल होता है, तो उसमें फुल फ्लेजेड सर्जरी आती है जिसमें सीमेंटिंग के अलावा फिक्सेशन, स्क्रूज मेथड, डिकम्प्रेशन मेथड वो करते हैं, बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू कंटिन्यू द अदर ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस एंड कैल्शियम। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें क्योर है, वी कैन ट्रीट इट, यस। वी कैन ट्रीट इवन एट हायर एज, आई मीन हायर एज ऑल्सो यू हैव टू ट्रीट एंड देन मेंटेन। इफ यू डोंट मेंटेन देन ट्रीटमेंट इज ऑफ नो यूज। एंड इसमें बाय एनी चांस मोर्टेलिटी रेट है कुछ एज इन? Osteoporosis is not per se is causes mortality, right? But osteoporosis will cause you morbid। तो आपकी मतलब मॉर्बिडिटी क्या है कि ऐसे सिचुएशन में आप आ सकते हैं कि भाई आप उसके पीछे ध्यान नहीं देते हैं तो यू विल परमानेंटली रिमेन इन बेड, इन व्हील चेयर। So that life is even worse than mortality, right? So you have to give proper importance to the osteoporosis and its related treatment. एंड यू मेंशन्ड योगा, एज इन वॉकिंग, योगा, दीज आर इम्पोर्टेंट। व्हाट अबाउट सर, अगर हम बोन्स की बात करें तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह जो होती है एट हायर एज, हाउ दे हेल्प? So if we are discussing about yoga, yoga will give you a 360-degree treatment to your bones, muscles, nerves, everything. Like if you are doing a Surya Namaskar, so that will stretch and your entire body muscles, उसमें ligaments, muscles, सबको exercise मिलती है including your bones. So when you have overall exercise, 360-degree exercise, that will make your bones and muscles strong, right? Similarly जो enduring exercises है, so initially you have to start with light exercise. As your stage increases and your endurance level increases, then you can go ahead with higher exercise. Because कई बार if you start with higher set of exercise, that will ultimately damage your muscles, your bones, your joints. So you have to take care that you have to start with small and then go for big. ओके। एंड इवन मैंने व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट, रिसर्चिंग अबाउट इट, तो एक चीज़ और मैंने देखी कि मेडिसिन्स जो आपने जैसे अभी मेडिसिन्स बताई हैं, तो ये मेडिसिन्स का बहुत साइड इफेक्ट भी होता है, लाइक द ट्रीटमेंट पार्ट जो आपने बताया, तो ये ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आई रेदर वांट टू हैव, तो हाउ इज इट? या किसी किस्म को या इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी पर्सनालिटी ऑल्सो, बॉडी मैकेनिज्म। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो इट हैज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि भाई किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, राइट? किसी को एब्डोमिनल पेन होता है या स्टमक क्रैम्प्स बोलते हैं वो होता है। अ, लोग ऐसा बोलते भी है कि भाई कई बार किसी को स्टोन होता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट द अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक कॉन्स्टिपेशन, मसल क्रैम्प्स, वो सब होता है। तो हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। किसी को एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन, कोई इंजेक्शन लेते हैं टेरिपेड, उससे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस, बट दोज आर नॉट वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स।
सीरियस नहीं है वो, दे आर बियरेबल। और इंडिया में सर आपसे अगर मैं पूछूं अवेयरनेस कितनी है, आपको क्या लगता है लोगों को, लोग जब आपके पास आते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या हुआ है? Awareness must be from the basic level, like from patients, from doctors, from the other paramedical health worker, सबके साथ है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट है, इफ यू टेक वन टेबलेट अ डे, इट विल कॉस्ट सम रुपीस, right? And practically you won't feel any difference. Then you will think that you are spending some money, but practically you are the same as it was before. You don't know that internally it works. तो नॉर्मल थोड़े टाइम के बाद यू विल थिंक कि ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो लेट मी लीव द ट्रीटमेंट, एंड देन इट विल कॉज साइड इफेक्ट लेटर ऑन। सो दोज आर द इफेक्ट्स कि भाई आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बट देन यू विल अल्टीमेटली फॉरगेट दैट लेट मी लीव द ट्रीटमेंट इन बिटवीन। सो द लॉस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। सो उसके ऊपर ध्यान देना है। एंड द पर्सन हु इज़ कमिंग आफ्टर एज ऑफ 50, once in a year DEXA scan करवाइए, try to check your bone mineral density to identify the osteoporosis level. So it has to be a conscious effort from medical as well as patient side कि इसको ढूंढना है और यदि मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इन इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, the awareness is very very less, that I must say, yeah, very less. व्हाट डू यू थिंक, बट व्हाई? आई मीन बिकॉज आजकल तो इवन अगर हम यूथ की बात करें, दे आर मोर वोक, दे रीड अबाउट इट और टेस्ट कराने लग गए हैं लोग। बट हाँ, वो ये ब्लड टेस्ट इज द नॉर्मल थिंग जो Yeah, सब it's a कराते हैं। basically blood test. हाँ। If you go for full body checkup, then yes, bone mineral density will be included. But once it is included, so वही लोग टेस्ट कराते हैं जैसे यंग एज में है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है। सो फ्रॉम देयर कंपनी और फ्रॉम देयर inner conscious, they will try to do the blood test and other checkup. Most of the time their bone mineral density will come normal. But what about after the age of 65, 60? Usually the percentage of the people doing those tests are very less. So I think it should be a policy that you should do bone mineral density after the age of 60 or 65 once in a year, or at least once in 2 year. That should be done. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग एक्चुअली ये होता ही है कि ओल्ड एज पे अगर मैं भी अपने घर पे सोचूं या कितना कोई भी। नहीं कराएगा। हाँ, वो लोग तो ये सोचते हैं अरे बॉडी पेन है, बस तेल लगा दो, मालिश कर लो, वही है। बाम लगा दो तो उससे ओके हो जाएगा। दैट्स अ नॉर्मल साइकोलॉजी। तो दैट्स मतलब आई एम श्योर अगर जो ये एक्सरसाइजेस भी की फिजियोथेरेपी वो खुद एक्सरसाइज है, वो ऐसा हो सकता है कि वो चीज और उल्टा पड़ती हो उन पे, लाइक दैट में गो रॉन्ग। वो कब होता है कि जब व्हेन यू हैव पेन, व्हेन यू हैव फ्रैक्चर, व्हेन यू हैव एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, एट दैट टाइम यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अभी मैं लाफिंग क्लब में जाऊँ, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊँ और उसमें ओवर एक्साइट होके ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ, तो वो दाव उल्टा पड़ता है। तो वो जब आप ओवर करने जाते हैं कि आप एक हफ्ते का खाना एक दिन में तो नहीं खा पाओगे, वो तो धीरे धीरे ही खाना पड़ेगा। एक एक दिन का जितना है वो एक टाइम का ऐसा ही खाना पड़ेगा। तो आपको सडनली रियलाइज होता है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, उससे रिलेटेड आपके कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए हैं, तो लेट मी डू ऑल एक्सरसाइज इन अ सिंगल डे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगेन ऑस्टियोपोरोसिस से जो एक्सरसाइज आप करो, सब शुरू करो धीरे धीरे। अभी एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस विद ऑस्टियोआर्थराइटिस सब है, आपको चारों बॉडी में पेन है और आप ओवर जीलस होके आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा। तो टेक इट लाइटली, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ग्रेजुअली शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाओ, तो उसको भी 1-2 साल लगते हैं। बट अगर सिर्फ जैसे फ्रैक्चर हुआ तो उसमें पर ऐसा होता है कि पेन जब जिस समय फ्रैक्चर हो उस समय पता चल जाता है कि मेरा फ्रैक्चर हो गया है, या इट्स नहीं लाइक पता चलता है, इनसाइड होता है एंड देन। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर इनिशियली होता है तो माइनर होता है। इनिशियली इट स्टार्ट्स विथ लेस पेन। बस पेन होता है, कुछ स्वेलिंग वेलिंग कुछ नहीं होता? नहीं होता है, तो पेन होता है एंड थोड़ा दिक्कत होती है, तो देन यू विल थिंक मसल पेन होगा या थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हो गया होगा। इनिशियली बेटर भी लगता है थोड़ी मेडिसिन लेने से, देन व्हेन इट रीचेस टू अ सीवियर लेवल तो पेन वापस बढ़ता है। वो उसको नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोलते हैं, तो वो होता है। तो बेसिकली इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ ग्रेजुअली, एंड उसको ग्रेजुअली ही बढ़ाना चाहिए।
ऑल आई कैन से इज प्रिवेंटिव, अपना पता रखो और बेसिकली उसके लिए अपने लाइफस्टाइल मेंटेन रखो, दैट्स द होलसम. सो लास्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है, तो इसमें व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द यूथ? व्हाई यूथ? बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड देयर पेरेंट्स आल्सो. So सो क्या good, बोलेंगे good, आप? good question. Because as we know, कि India is developing nation. At the moment, we have 60% or maybe 70% of population less than 40 years of age. And by the time they become 60, so probably this same 60 to 70 percentage of the people in next coming 10 or 12 years, they will enter into the osteoporotic age. So it is a great, great, great medical burden to our own country that we all are becoming osteoporotic maybe next 10 or 20 years down the line. So for the youth, I will tell that whatever bone mass you have built till this age, you have to maintain with daily exercise, good and healthy food diet, avoid any junk food, then take walk in sunlight, probably from 9 a.m. to 10 a.m. morning sunlight. Do light yoga and exercise. And if you have crossed age of 40 or 45, take vitamin D3 or calcium tablet daily once a day to maintain your bone mass. That's really important. Wow. Thank you so much, sir. I mean, amazing session and बहुत important है ये awareness जितना ज़्यादा पहुँचे, because like you mentioned 20 years में कहीं ये country उधर ना पहुँच जाए. So that's really important and thank you so much for giving us your time.